हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तुमने सुना, सपना भाग गई, मेरी पड़ोसी ने मुझे सूचना क्या दी। गार्डन का हर झूमता पौधा मेरे सामने थिर हो गया। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखती रह गई। क्या बात कर रही है, ये नहीं हो सकता। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, हो गया। वह जोर से हंस पड़ी। अपनी किताबों की दुनिया से बाहर आ, कुछ दूसरों की भी खैर खबर रख। मैं तो पहले ही कहती थी, आई थी शादी करके छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में, तो था क्या उसके पास सिवाय गोरे रंग के। बात करना भी ठीक से आता नहीं था, कपड़े पहनने का शऊर नहीं था। ऐसे कपड़े पहनती थी कि पूरी कॉलोनी हंसती थी, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी सबको। दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन ही करती रहती थी। यहाँ आकर देखो क्या से क्या बन गई। घर से ऐसे निकलती है मानो पार्लर से निकल रही हो। ऐसी औरतें क्या कभी घर में टिकती हैं। पृष्ठभूमि का सब कुछ गायब, सिर्फ उसका चेहरा एक अजीब सी खुशी और जीत से चमकता। मेरा कलेजा चिर गया उस मुस्कान से। मैं तड़प उठी। तो कैसी औरतें घर में टिकती हैं। बेवकूफ, जाहिल, गंवार, अनपढ़, वे घर में टिकती हैं तो कौन कद्र करता है उनकी। सारी उम्र वे जाहिल और गंवार ही तो कहलाती है। तुमसे ना ये सही जाती है ना वो। तुम भी औरत हो यार, इस नाते ही सही। हमारी बात और है, हमारे पति कमाते हैं, उसका पति क्या करता है ये तो आज तक कोई नहीं जानता। और किस बात की उम्मीद की जा सकती है उससे। हाँ तो बेहतर कौन हुआ, वो या हम, जो खाते तो दूसरों का है, बजाते अपना है। कहना था पर कहा नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। उसकी जोड़ी देखी है तुमने। ये माँ बाप भी ना अपना बोझ कम करने के लिए लड़की को कहीं भी फेंक देते हैं। मैंने गुस्से से कहा, चलो रहने दो, इतना भी बुरा नहीं है। मना करता है क्या किसी से बात करने के लिए। कपड़े सिलती है, बाहर जाती है, इतने लोगों से मिलती जुलती है। कौन है कहने वाला। ननद है, वो भी पगली सी। दिन भर उससे घर का काम करवाती है और खुद लगी रहती है मोबाइल पर। अच्छा बताओ बच्चे कहाँ हैं। मेरा ध्यान उस बकवास पर नहीं था। मैं बहुत साल एक छोटे से शहर और बहुत बड़ी फैमिली में गुजारने के बाद इस बड़े शहर की साफ सुथरी पर अजनबी हवा में अभी साल भर पहले ही आई थी। मैंने सुना था बड़े शहर में कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। तुम अपने घर मर भी जाओ तो पड़ोसी को तभी पता चलेगा जब तुम्हारी बदबू उस तक पहुंचे। यह सुनकर मैं खुश थी। जब तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि हर आता जाता पीछे से दो हाथ मारता जाए तो तुम गुमनाम मरना ज्यादा पसंद करने लगते हो। पर लोग क्या हर जगह एक से होते हैं। ये नई बसी कॉलोनी, हर शाम सोसाइटी के गार्डन में औरतों का जमावड़ा। अफवाहों के मच्छर ऐसा काटते कि खुजलाते खुजलाते खून निकल आता। अब तक मैं जान गई थी कि कहीं तो ज्यादा कीमत घरवालियां लेती हैं और कहीं बिछी रहती हैं हरे भरे खलियान सी। पूरे घर के जानवर मुंह मारते रहेंगे दिन भर, उफ नहीं करेंगी। किसी से इन्वॉल्व न होने की बात सोचते रहो आप कितना भी। कब किसी का दरवाजा खुला रह जाए और दूसरा हवा के झोंके सा घुसता ही चला आए। किस कमबख्त को इसके होने का पता चलता है। वो आई थी एक बार मुझसे मेरी सिलाई मशीन मांगने। कहा नहीं था कुछ, पर अनकहा कुछ राह भी तो नहीं गया था। यही है और कहा। प्रकांड पंडित है। कॉलोनी की जासूसी का सालाना अवार्ड इसे ही मिलता है। हम ठहरे तुच्छ नकारा डरपोक प्राणी। गार्डन से आने से पहले घर की खिड़की से झांक लेते कि कचहरी अभी तक चालू है या उठ गई। जब गार्डन खाली हो जाता तब हमारा पदार्पण होता रात 9 बजे के बाद, जब उन सबका टीवी देखने का प्राइम टाइम होता। पर आज तो इसने मेरे भीतर का सब कुछ अस्त व्यस्त कर डाला। एक बार भी नहीं सोचा उनके लिए कि क्या होगा, कौन देखेगा उनको। औरतों को काम करने की आजादी क्या मिल जाती है, बेशर्म हो जाती हैं। इसके लक्षण तो मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लगे थे। वो कहती चली गई, अगर कमाना है, घर चलाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा ही, घर बैठने से कैसे होगा। मैंने कहा, लोग पुरानी बातों और नई जरूरतों को एक ही चश्मे से देखते हैं।
कोई ये नहीं पूछता उसने ऐसा क्यों किया। किसी ने ये नहीं पूछा होगा तुम कैसे कर लेती हो इतना सब, कैसे तुम 12 साल से इतना सब झेल रही हो, और क्यों वो सफल हो जाती है तो श्रेय दूसरे ले जाते हैं, हार जाती है तो अपना पुराना घड़ा भी उसी के सिर पर फोड़ते हैं। एक बार घर से निकली औरत घर वापस आती है क्या? इसकी तो बहन भी ऐसी ही है, तलाक लेकर बैठी है मायके में, इधर आएगी तो महीनों रह जाएगी। उसकी बहन है यार, काम में हाथ बटाती होगी। सपना उसके लिए लड़का भी तो ढूंढ रही थी, अब एक से नहीं पटी तो दूसरे से पटेगी, इसकी कौन सी गारंटी है। 30 पार हो गई है, लड़का क्या आसानी से मिलेगा। पहले को कहा मेरे साथ रहो या माँ के साथ, उसने भी कह दिया माँ के साथ रहूंगा। बस करो यार, उसकी परिस्थितियां हम कैसे जान सकते हैं, इतनी जजमेंटल मत बनो। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तरफदारी नहीं कर रही, सिर्फ ये सोचो कि वह किन परिस्थितियों में घर से निकली होगी। आसान होता है क्या बच्चों को छोड़ना? औरत तो भाग भी जाए, माँ कैसे भागेगी? अब उसने तो करके दिखा दिया, तुम्हें हैरानी हुई जा रही है। उसने अजीब सा चेहरा बनाया। मैंने उससे वहीं विदा लेना बेहतर समझा। ये इवनिंग न्यूज़पेपर मीडिया न्यूज चैनलों की तरह एक ही बात की खाल नोचे जा रही है। आने वाले गर्म तपते धूपीले दिनों में जब चिड़िया पेड़ों के अपने घोंसले छोड़ ठंडे घरों में पंखों की कटोरियों और लैंप के कटोरों में शरण ले रही थी, पसीना चेहरे से होता हुआ जिस्म और रूह को भी खारा बना रहा था। दोपहर के जानलेवा सन्नाटे में मलिन चेहरा लिए 2 बच्चे 8 और 10 साल के कॉलोनी में आवारा घूमते दिखाई देते। जिस सीढ़ी पर वे खड़े थे उससे ऊपर और नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थी। सुबह जब 8 बजे स्कूल बस आती, बाकी बच्चे अपनी माओं के साथ आते, बैग, लंच बॉक्स और बोतल से लैस हो। अपनी माओं को गलबाहियां करने के बाद वे बस में सवार हो जाते। वे 2 बच्चे दूर गार्डन में टूटे हुए झूले और पानी के अभाव में सूख चुकी घास पर खड़े उधर देखते रहते। पुराने दोस्तों को मुस्कुराकर हाथ हिलाते। बस निकल जाती, फिर भी वे देर तक उस दिशा की ओर देखते रहते। बच्चों के संसार छोटी छोटी बातों से भर जाते हैं, पर बड़ी बड़ी बातों से भी खाली नहीं होते। उनकी मुस्कान की चिड़िया उस तेज धूप में भी उनके सूखे होठों पर देर तक बैठी रहती थी। नया सत्र शुरू हो चुका था। पुराने सत्र की परीक्षाओं में भी वे नहीं बैठे थे। मोहल्ले का तापमान अफवाहों से कभी गर्म कभी ठंडा। सुना सपना का पति घर से बाहर नहीं निकलता, पीकर वहीं पड़ा रहता है। फिर देखा उसने मौसमी फ्रूट का एक ठेला कॉलोनी से दूर एक छोटी सी सब्जी मंडी में लगाना शुरू कर दिया है। आते जाते कभी कभी दोनों लड़के भी बाप के ठेले पर दिख जाते। पसीने और बदहवास मिट्टी से लिथड़े बेसलीका बेतरतीब, उनके पास कुछ भी नहीं था, जो था टूटा फूटा और मैला। फिर छुट्टी के किसी दिन कॉलोनी की 1 सेकंड ग्रेस जासूस ने 10 साल के बड़े बच्चे को कॉलोनी की एक बच्ची के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। फिर तो माओ की बड़ी सभाएं हुई, कई किस्म की कचहरियां, लानत मलामत। फिर माओ द्वारा बरजे गए बच्चे अपने संसार में मस्त हो गए। उनके धूल मिट्टी से लिथड़े संसार में उन्हें तन्हा, मायूस, अपमानित और उपेक्षित छोड़कर सपना अपने पलंग पर लेटी हल्के अंधेरे, घने अंधेरे और गाढ़े अंधेरे का भेद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उनके दोनों बेटे उसके साथ ही पलंग पर सोए थे, जिन्हें पिछले 15 दिनों से वो लगभग रोज खुद ही नहलाने की कोशिश करती थी, पर साबुन की बट्टी आधी घिस जाने के बावजूद उसे लगता है उनका जिस्म अभी तक उतना ही मैला है और मन की दीवारों की तो इतनी परतें उखड़ चुकी है कि पेंट के कई कोट लगाने से पहले उन्हें पुट्टी की भी दरकार है। अपने हाथों और मन को इस पुट्टी के लिए वह निरंतर तैयार कर रही है। हवा में खुल गई उसकी खिड़की से सामने कॉलोनी के घरों की कतारें नजर आ रही हैं। अफवाहों की तेजाबी बारिश से उपजे मच्छर दिन रात उसे काटते रहते हैं। लोग कितने क्रूर होते हैं, एक कोई उससे पूछे। एक बने बनाए ढर्रे से बाहर निकलना उन्हें सख्त नापसंद है, और जो निकल जाता है तो उस तरफ से आने वाली एक घटना
फूल या शब्द पर वे भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं और उसे चींथ कर ही दम लेते हैं। दिख रहा सबसे काला हिस्सा उसका अतीत है, जहां मात्र 17 साल की उम्र में उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जाती है जिसे शादी की रात जब उसने पहली बार देखा तो वो अंधेरे का ही एक बड़ा धब्बा नजर आया। उसी अंधेरे में उसने बिस्तर पर लेटते ही आंखें मूंद ली। और कौन सा अंधेरा ज्यादा गहरा है, भीतर या बाहर? इस निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उसकी चीख निकल गई, एक ऐसी चीख जिसका वास्ता न उसके अतीत से था न वर्तमान से। ये चीख दम घुटने से खुद को बचाने की एक लाचार कोशिश का परिणाम थी। शादी में आए मेहमानों के चले जाने के बाद उसे पता चला घर में जरूरत भर का सामान मुश्किल से है और एक पगली सी उसकी बहन जिसने बहुत कोशिश करके अस्पष्ट ध्वन से जब उसे भाभी कहा तो उसे उस पर बहुत प्यार आया। कोई वजह नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि दोनों की तकलीफ बिल्कुल एक जैसी है। तुम किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते, न शब्दों में न शब्दों से बाहर जाकर। कितनी अजीब बात है, एक मनुष्य जिसे तुम जानते नहीं, जानना चाहते नहीं, वो एक दिन अचानक आकर न सिर्फ तुम्हारे जिस्म बल्कि समूचे वजूद, विचारों और विचारणीय तत्वों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहता है। सुबह उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाने की प्रक्रिया जो शुरू होती तो रात 11 बजे ही दम ले पाती हो। 11 के बाद अपना जिस्म और मन दूसरों से तुड़वाते तुड़वाते उसके इतने टुकड़े हो जाते कि सुबह आईने में अपना चेहरा देखती सोचती कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जो भीतर मर रहा है, लगातार जख्मी और जख्मी होता। उसका गला एक बारगी घोंट क्यों नहीं देती? घर के विशाल काले बर्तन को अपनी देह के स्क्रब से घिस घिस कर चमकाते ना जाने क्यों और कब उसने अपने कुछ तंतुओं को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। क्या इस जिंदगी को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की जा सकती है और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। अगर पैसा हो तो घर चलाने के कई वसीले हो सकते हैं और इसके लिए भी उसे खुद आगे आना होगा। वो क्या करता है पता नहीं, कहाँ जाता है पता नहीं। रात घर में घुसता तो दारू के साथ कभी कुछ सब्जियां, आटा, दाल होता तो होता, ना होता तो ना होता। घर का कोल्हू पेरने के लिए वो आजो गई थी। उसके किसी काम में शामिल ना होने की आदत उससे हर काम करवाती गई और जैसे जैसे काम होते गए दूसरी तरफ निश्चिंतता बढ़ती गई। फिर तो नई नौकरी के जुगाड़ की चिंता भी उस सिरहाने से सरक कर इस सिरहाने चली आई, जो माँ ने अपनी परंपरागत मजबूरी के दिनों में सीखी और बेटियों को भी सिखाई कि जब दूसरे भरोसों की रोशनी खत्म हो जाए दिए में से तो पसीना अपना ही जलाना। कमजोर सही पर रोशनी सतत रहती है, पर उससे भी घर चलाना मुश्किल काम था। कभी कभी वो हैरानी से सोचती थी, जो घर उसके हाड़ पर खड़ा था, हाड़ हिलते तो घर हिलता, हाड़ रुकते तो घर रुकता, वो वास्तव में है किसका? यह बाद में जाना कि घर दरअसल एक तालाब का सड़ता हुआ पानी है, जिसमें मेढक की तरह बने रहना, कूदना और मरना औरत की नियति है। और यह तालाब उसी का है जो इसमें रहकर इसकी गंदगी स्वीकार कर ले और अपनी यह नियति जीने से वह इनकार करती है। नहीं, आसान नहीं था कुछ भी। सबसे पहले खुद को एक लंबी छलांग के लिए तैयार करना था, अपने डर पर काबू पाना था, खुद को यकीन दिलाना था, काबिल बनाना था, इतना कि सिर उठाकर खड़ा हुआ जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका विरोध सहना था जिनका इस सबसे वास्ता था और उनका भी जिनका इस सबसे कोई वास्ता नहीं था। एक औरत से तुम इतना ले लेते हो कि उसके पास अपने लिए तक कुछ नहीं बचता। तुम उसे मार भी देते हो और सोचते हो वह जिंदा रहकर तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी करती रहे, पर जब देने की बारी आती है तुम सिकुड़ जाते हो, तंग हो जाते हो। तुम्हारी सांस भी राह बदलकर तुम्हारे पास लौट आती है, तुम उसे वापस खींच लेते हो। उसने अपना काम फैलाना शुरू किया। एक दोस्त की मदद से एग्जीबिशन लगाई कपड़ों की, रंग बिरंगे सस्ते महंगे खूब सारे कपड़े। पर्स डुलाती बड़े घर की औरतें आती, भारी भरकम दाम चुकाकर मन पसंद चीज ले जाती।
वो आज भी उन्हें हैरानी से देखती है। सिर्फ पैसा कुछ औरतों के मैले मुंह और चरित्र पर सफेदी का एक ऐसा कोट चढ़ा देता कि सत्य भी कमबख्त शर्मा जाए। खरीद सकने की सामर्थ्य और दर्प उनके चेहरे से टपकता इस तरह फैलने लगता कि अपने पैर लाख बचाने के बावजूद वो उस पर फिसल ही जाती। घर की यह बैलगाड़ी 12 साल से तो वो खींच ही रही है। अब तक वो जान गई थी एक औरत में पुरुष वही देखता है जो देखना चाहता है। अगर सब उसे जिस्म समझते हैं तो यही सही, बाकी की जरूरत तो खुद उसे भी नहीं है। इस बैलगाड़ी में 2 लोग और आ बैठे। उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि एक नफरत भरे कृत्य का परिणाम इतना आह्लादकारी क्यों है। खर्च बढ़ते गए, एग्जीबिशन बढ़ाने पड़े, घर से बाहर लगातार जाना पड़ता। बच्चे छोटे थे तो बार बार माँ आ जाती, घर संभाल देती, पर कब तक। धीरे धीरे उसने घर में उचित नौकरों का प्रबंध किया, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला तो खर्च और बढ़ गए। घर से बाहर रहने की सफाई देना उसे नागवार गुजरने लगा। पीने की खुराक के साथ लड़ाइयों की खुराक इतनी बढ़ी कि एक एग्जीबिशन में 7 दिन रहने के बाद वापसी में वो अपनी माँ के पास चली गई। इतनी जख्मी थी वो कि जख्म नासूर बन गए थे। अगर तुम मेरे बिना चला सकते हो तो चला लो, और बस काफी कुछ चला भी गया। फिर तो आते आते इतनी रात हो गई कि महज 8 महीने में उसे अपने बच्चों के चेहरे पहचानने में मुश्किल हो रही है। उसकी मृत्यु को 15 दिन हो गए। वह तब आई थी जब वह अत्यंत खराब हालत में हॉस्पिटल में जिंदगी की आस खो चुके इंसान की तरह सिर से पैर तक पीला बेसुध पड़ा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था जो वह कहना चाहती थी। किसी के समझने का प्रश्न ही नहीं था, बल्कि वह तो दोषी थी उस सब की जो उसने नहीं किया था। लोगों के पास अपनी समझ पर यकीन करने के बहुत से कारण पहले ही मौजूद थे। उसे तो हॉस्पिटल वालों ने फोन किया था, आपके पति सीरियस हैं। बहुत वक्त से उन्हें पीलिया हो गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें देखना चाहती है तो तुरंत आइए। आकर भी वो एक पुरुष की तरह चीखी चिल्लाई नहीं, शोर नहीं मचाया, बल्कि औरत की तरह तुरंत व्यवस्थाओं में लग गई। सिंध में फोन करके उसने उसके भाइयों को सूचना दे दी, अंतिम वक्त लग रहा है, आ जाओ। वे तीसरे दिन आ गए थे, पर वह तो दूसरे दिन ही नहीं रहा था। लाश एक दिन मोर्चरी में रखनी पड़ी थी। जो भीड़ जुटी थी उसकी मृत्यु पर वह गए हुए की खातिर कम, आई हुई की खातिर अधिक थी। 8 महीने के बाद आई है वो, कितनी बदल गई है। बाल देखो स्ट्रेट करवा लिए हैं, चेहरा कितना चमक रहा है। हर हफ्ते फेशियल करवाती होगी। जो गई थी ये वो तो है ही नहीं। मुंबई की मॉडल सरीखी लग रही है। हॉस्पिटल में भी देखा था, ये बड़े बड़े चश्मे जीन्स और टॉप में घूम रही थी। लगता ही नहीं 2 बच्चे की माँ है। अरे मैंने तो उसे डॉक्टर से अंग्रेजी में बात करते सुना था, मैं तो चकरा गई थी। ये वही सिंधनिया है जिसे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। इसके पति की गलती थी, इतनी आजादी दे दी कि घर ही इसको कैद लगने लगा। उसी की सजा उसने भुगती। जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी इसकी, वो आई नहीं। सीधा था बेचारा, जो कहती थी करता था। पीता भी था तो घर में पड़ा रहता था। कितने लोग मिलने आते थे उसकी बीवी से। कारों के हॉर्न बजते थे दरवाजे पर, किसी से कुछ नहीं कहता था। स्वतंत्रता चाहती थी, अब तो स्वतंत्र हो गई। घर बेचकर चली जाएगी कहीं, अब नहीं रह सकती यहाँ। हो सकता है घर ही बेचने आई हो, खरीदा भी तो इसी ने था। किसी अजनबी जगह जाकर रहेगी, यहाँ तो लोग देखेंगे, बाहर तो चाहे जिसके साथ रहें। मक्खियों सी बार बार वहीं आ बैठने वाली जिद्दी अफवाहों को फिनाइल से भगाया गया तो पूरे घर में फिनाइल की गंध फैल गई। और मक्खियां तो मक्खियां थी, अंदर नहीं बैठ पाई तो पूरी कॉलोनी में जहां तहां उड़ती रहीं। सफेद सलवार कमीज पहने कुछ परदेसी प्रतीत होते चेहरे बार बार उस घर में आते जाते रहे। उसकी मृत्यु के 13 दिन बाद 2 ऑटो आए और मैं सामान उन परदेसियों को स्टेशन की तरफ ले गए। मक्खियां सबके कानों में कह गई। वे मरहूम के पाकिस्तान सिंध से आए 4 भाई थे, जो अपने साथ काफी कपड़े और ड्राई फ्रूट वगैरह लाए थे, और 12वें तक होने वाला खर्च भी उन्होंने किया था।
उन्होंने सपना को अपने साथ सिंध ले जाने की बहुत कोशिश की, समझाया कि वहां खाने कपड़े की कोई कमी नहीं होने देंगे, पर उसने साफ इनकार कर दिया। खाने कपड़े की कमी यहाँ भी नहीं है, बैठा कर ही खिलाया है सबको आज तक, मुझे अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, थैंक यू वेरी मच, लिखवा लो, 1 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी यहाँ। उस दिन कुछ अजनबी लोगों को अपना घर दिखा रही थी, उसके चारों तरफ मक्खियों की दीवार थी, कुछ कुत्ते भी इधर उधर चक्कर काटने लगे थे, जिनकी देखी अनदेखी की जा रही थी। वे बस दूर से ताकते और सूंघते रहते, कभी कभी अपनी भद्दी सी पूंछ भी हिला देते। कुछ को इतनी खुजली थी कि वे हर वक्त खुजलाते ही दिखते, ऐसे कुत्ते दूर से ही पहचान में आ जाते थे। और एक दिन मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए मैंने एक खूबसूरत नजारा देखा। सपना स्कूल जाने को तैयार अपने दोनों बेटों के साथ कॉलोनी के गेट पर खड़ी स्कूल बस के आने का इंतजार करती किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। स्कूल बस आई, उसके दोनों बेटों ने उसके दोनों गालों पर किस किया और दौड़कर बस में चढ़ गए। मोबाइल होल्ड करवा वह देर तक हाथ हिलाती रही। सफेद टी शर्ट के साथ उसने शॉर्ट और सफेद शू पहन रखे थे। उन्हें बेचकर वो मेरी तरफ मॉर्निंग मुस्कान उछालती वॉक पर निकल गई। उस दिन मैं अपनी पड़ोसिन को एक कहने को ढूंढती फिरी कि पुरुष नहीं संभाल सकता सब कुछ, पर औरत संभाल लेती है। जिस जिस्म को सारा जहां मानता है कमजोरी, उसी को अपनी ताकत बना लेती है। पर वो तो अपना काम जारी रखने कहीं और सेंधमारी कर रही थी मेरी पड़ोसन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।